बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल जाना तुझे जब जाना, जिसकी राइटर है नीलम रियासत, उसकी ये 15वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। परसों से वो एक दफ़ा भी अपने कमरे में नहीं आया था, क्योंकि जुगन का मुसलसल वहीं पे डेरा था। दरवाज़ा भी बंद ही नज़र आता, जिसका सामना करने से वो खुद कुतरा रहा था। मगर कुछ देर पहले फूफी ने उसकी बात को जो रोक दिया था, जुगन वो सुन कर गई थी। वो फारिस के बारे में भी उससे बात करना चाहता था। कमरे के हैंडल पे हाथ रखने से पहले उसने अपने काबू से बाहर होते दिल पे हाथ रखकर थपकी दी थी। ए दोस्त, तेरी बेकरारियां सर आंखों पे, पर यार के दर पे अदब इख्तियार कर। उसके बगैर जीने का जब फैसला किया है तो ए नादान, कुछ तो खुद पे इख्तियार रख। पहली नज़र उसी पे गई और कुछ पल को पलटना भूल गई। बाल खुले हुए थे, चेहरा हर किस्म के तासुर से साफ, दुपट्टा शानों पे अच्छे से फैलाए अपनी सामने खुले लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। ताशफीन की आमद पे बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। वो अलमारी की जानिब बढ़ा ताकि अपनी मतलूबा चीज़ें ले सके, साथ ही गला साफ किया। इतना तुम्हें यकीन होना चाहिए, निक्की मेरे लिए बहन है। जुगन की जानिब से कोई रद्द अमल न आया। अलमारी का पट खोलकर पहले अपना हैंगर पे पड़ा धुला लिबास निकाल कर बेड पे डाला। मैं चाहता हूँ तुम फारिस से शादी की बात करो। मेरे साथ वो हालात जंग में है। मैं जानता हूँ नीगू को पसंद करता है, पर अगर मैंने इस वक्त बराह रास्त उससे बात की, उस अहमक ने बिना सोचे समझे इनकार कर देना है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी बहन को तकलीफ़ दी है। पहली दफ़ा वो बड़ी साफ आवाज़ और दो टोक अंदाज में बोली, अगर फारिस की बहन से मुराद मेरी ज़ात है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं मिली है, बल्कि अल्लाह का शुक्र है एक अजाब से जान छूट गई है। फारिस को मैं तैयार कर लूँगी। अजाब से क्या मतलब है? हमारी शादी या मेरी ज़ात? दोनों। फेयर इनफ। अगर वो मान जाता है तो आज रात दोनों का निकाह करवा देते हैं। रुखसती पप्पू के वलीमे वाले दिन हो जाएगी। फारिस वाला कमरा उनको दे देते हैं। हसीब मेरे साथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वो कपड़े लिए कमरे से निकल गया। ऊपर ऊपर से कहना कि परवाह नहीं है बड़ा आसान है, मगर उस वक्त जुगन की लातलकी ने बेचैनी दी थी। उसने एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। उसने अपना ही कंधा थपक कर शाबाशी के अंदाज में दिल ही दिल में कहा, ताशफीन साहब, अब जिगरा बड़ा करें। मोहब्बत अपनी जगह, फैसले अपनी जगह। दूसरी तरफ उसके कमरे से निकलते ही जुगन ने हाथ मारकर लैपटॉप बंद किया और आंखों में भर आने वाले पानी को बेदर्दी से दुपट्टे में जज़ब कर लिया। ऊपर शिफ्ट हो जाओ या मेरी तरफ से मरीख पे डेरा डाल लो, क्या फ़र्क पड़ना है? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी इस सूरत को देखने के लिए जितना मर्जी दिल मरे, देखूँगी नहीं। मोहब्बत में भी तो कुछ असूल व ज़वाबित होने चाहिए। उसने अमली ज़िंदगी की सच्चाइयों को अपनी बरहमी में जुटलाते हुए कहा, कोई आखिर कितना गिरे, इस दिल को निकाल कर ही फेंक दूंगी जो अब भी तुम्हारे नाम की तस्बीह करता है। मुझे ऐसा बेगैरत दिल हरगिज़ नहीं चाहिए जिसमें एक ज़रा सी खुददारी ना हो। हालांकि मोहब्बत में खुददारी तो इसी मोहब्बत की बेकदरी है। जो दिल तुम्हारे इतने गैर मुनसफाना रवैये पर भी तुमसे बददिल ना हो, खुश फहम, अंधा, बेहिस, बेमुराद, जिसके लिए धड़कता है वो उसी पे पैर रख कर आगे बढ़ गया। या अल्लाह, मेरे दिल को हदायत दे दे। दरवाजे पे होने वाली दस्तक पे वो चौंकी। सामने हसीब खड़ा था। आओ शिबी, कहाँ से आ रहे हो? पुप्पी की तरफ से आ रहा हूँ आपा, और कहाँ जाऊँगा? उनके घर में फिर क्या फ़ैसला हुआ है? पहला रद्द-ए-अमल तो हैरत का आया है। इसके बाद पप्पू ने जज्बाती तकरीर किया कि वो मुनीर की बहन को हरगिज़ ब्याह करने लाएगा। अब ताशफीन गया है उसकी खबर लेने, उम्मीद यही है कि अपनी मनवा कर ही आएगा। हाँ, कुछ लोगों में हज़ार ऐबों के बावजूद चंद खूबियाँ भी होती ही हैं। हसीब उसका इशारा समझकर मुस्कुरा भी न पाया। आपा, हम सब आपसे शर्मिंदा हैं। मेरे शहजादे भाई जो कसूरवार है उसको कोई ख्याल नहीं है, तो तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? बस छोड़ो इस बहस को। ये बताओ फारिस किधर है? ये ना हो हमारा लड़का ही इनकार कर दे। हसीब पहली दफ़ा मुस्कुराया। इनकार नहीं करेगा। हाँ, भाई से बदला लेने की खातिर नखरे ज़रूर दिखाएगा। नहीं, मैं उसको समझा लूँगी। बताओ तो वो किधर है? अपने कमरे में किताबें खोलकर उनके अंदर यूं घर को आए जैसे कल मुकाबले के इम्तिहान में बैठ रहा है। मैं देखती हूँ। जुगन बेड से उतर आए, पैरों में चप्पल डालकर कमरे से बाहर आ गए। फारिस के कमरे के दरवाजे पे दस्तक देकर इंतज़ार किया। हालांकि दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने बैठा फारिस भी नज़र आ रहा था। फारिस ने सर उठाकर देखा। जुगन पे नज़र पड़ते ही चेहरे के सख्त तासुरात में नरमी पैदा हो गई। आपा, अंदर आ जाइए।
काफ़ी मसरूफ़ लग रहे हो। वाकई काम का प्रेशर है या हमें दिखाने को कर रहे हो? दिमाग में बड़ा प्रेशर भरा हुआ है। सोचा किसी के साथ मुंह मारी करने से बेहतर है अपना गुस्सा काम पे निकाल लूँ। ये देखिए फिज़िक्स के नोट्स तैयार हो गए। खुशकिस्मत हो जो इतने प्रेशर में तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, जबकि मेरी एहतियात तो माजूर मालूम हो रही हैं। फारिस उदास चेहरा लिए खामोश हो गया। जुगन को महसूस हुआ जैसे उस पल फारिस वहाँ होते हुए भी वहाँ मौजूद ना हो। जुगन अंदर आकर एक कुर्सी पे बैठ गई। हसीब भी उसके पीछे आ गया। अब दहलीज में दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। जुगन ने फारिस को मुखातिब किया, क्या सोचने लगे हो? मैंने आपके शौहर की गुफ्तगू सुनी है। फारिस, मुझे इस वक्त ताशफीन के बारे में या उसके और अपने हवाले से किसी बात पे कोई तबसरा न करना है न सुनना है। इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में बात करने आई हूँ। आप बात करने नहीं आई हैं, बल्कि आपके शौहर ने जो फैसला किया है उस पर अमल दरामद करवाने आई हैं। जाकर कह दें उसको वो मेरा बाप नहीं है, ना ही मेरी माँ है। उसको मेरे हवाले से इतना बड़ा फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं निकी से शादी कर लेता, मगर चूँकि ताशफीन ने ये बात की है इसलिए अब मेरा इनकार है। मैं उल्टे हाथ का एक लपड़ लगाऊंगा और तुम्हारे ये जो तेवर है सारे ठीक कर दूंगा। जुगन और हसीब ताशफीन की आवाज़ सुनकर चौंके, जो अचानक से दरवाजे में नमूदार होकर गुस्से से फारिस को घूर रहा था, और फारिस जवाब में कुछ कम नहीं साबित हुआ था। ताशफीन के अंदाज में ही जवाब देते हुए बोला, निक्की से शादी मैं फिर भी नहीं करूँगा। ये एक्टिंग किसी और के सामने जाकर करो जो तुम जैसे कमीने को जानता ना हो। बेगैरत इंसान, दिल में तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर ऊपर से ये ड्रामा कर रहे हो। आपको भी तो आपा से मोहब्बत है, फिर ये ड्रामा क्यों किया? इससे पहले कि ताशफीन को जवाब देता, जुगन एकदम माथे पे तेवरी लिए खड़ी हो गई। खुद को मेरा भाई कहते हो और यूँ मेरा तमाशा भी बना रहे हो। क्या वाकई मेरे हमायती हो? मैं इस शख्स के मुंह से अपने हवाले से कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। क्या यही मेरी औकात है कि तुम बार बार इसके आगे मेरे हवाले से भीख मांगो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि निकी से शादी के जवाब में अपने भाई से मेरे लिए कुछ मामला तय करवाओगे तो भूल जाओ। हमारे दरमियान जो कुछ था ख़त्म हो चुका है। ये शख्स मेरे दिल से उतर चुका है। निकी के लिए चुपचाप हाँ कर दो, वरना मैं तुम्हारी जगह हसीब का निकाह करवा दूंगी। जुगन अपनी बात कहकर ताशफीन के सामने से हवा की तरह गुजर गई। ताशफीन ने मुस्कुराकर फारिस को देखा। हाँ जी, फिर क्या ख्याल है? हसीब की शेरवानी लाऊं या तुम्हारी? भाई, मुझे तुमसे नफरत हो रही है। ताशफीन का कहका जानदार था। ठीक है यार, अब मोहब्बत तो वैसे भी निकी के साथ ही होनी है। चलो आओ, तुम्हें शेरवानी दिलवा दो। मौलवी साहब को पैगाम भिजवा दिया, मगरिब के वक्त तुम्हारा निकाह है। आप मेहरबानी ना करें, मैं आपा के साथ जाकर शेरवानी ले आता हूँ। शेरवानी की ज़रूरत भी क्या है, मेरे पास नया लिबास पड़ा हुआ है, वहीं पहन लूँगा। नहीं यार, इमरान खान जितनी दफ़ा दुल्हा बना है, शेरवानी ज़रूर पहनी है। शादी जल्दी में हो रही है तो क्या हुआ, शेरवानी ज़रूर आएगी। ताशफीन की बात पे हसीब हंस पड़ा। जुगन किचन से निकलते वक्त बोली, अगर इसकी शेरवानी आनी है तो निकी का निकाह वाला जोड़ा भी हमारी जानिब से होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि शादी चाहे इमरजेंसी में हो रही है, खर्चे सब वैसे ही होंगे? जुगन ने उसके सवाल का कोई जवाब न दिया। ताशफीन ने हसीब को देखा, जिसने कंधे उचका दिए। आपा, आपने तो फारिस को लाइन पे लाने को मेरे नाम का हवाला दिया, पर कसम से अभी तक मेरे दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही है। नाजुक दिल के लोग पे ऐसे सितम नहीं करने चाहिए। हार्ट ही फेल हो जाता तो मैं निकी को बहन मानता हूँ। फारिस बोला, चलो अच्छा क्या जो तुमने सफाई दे दी, वरना तुम्हारी खामोशी को मैं भी हाँ ही समझ सकता था। हसीब ने हस्बे आदत अपना जूता खींच कर मारा। लानत तो तेरी सोच पे, शर्म कर ले कुछ। तेरा भाई घोड़ी चढ़ रहा है और तू अब भी मुझे जूते मार रहा है, यानी कोई इज्जत ही नहीं है। जुगन अपने कमरे से होकर आई तो हाथ में ज्वेलरी बॉक्स था जो उसने फारिस के हवाले किया। मेरी तरफ से ये तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए तोहफा है। आपा, मैं पहले से बता रहा हूँ, मैं बहुत महंगा तोहफा कबूल नहीं करूँगा। जानती हूँ अब मेरा कोई हक ही नहीं रहा जिसकी वजह से मैं तुम्हें चुप करवा सकूँ। मैं नहीं समझती थी कि तुम्हें भी मेरा अमीर बाप की बेटी होने पे कोई मसला है। ये भी ठीक है, अब अपने शौहर का सारा गुस्सा मुझ गरीब पे निकालिए। ठीक है, बगैर सवालों जवाब के तोहफा कबूल करता हूँ। मैं क्या, मेरी आने वाली नस्ल भी कभी आपकी दी किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं करेगी। अगर मेरे किसी बच्चे बच्ची ने भी कहा कि ताई अम्मा ने आईफोन क्यों दिया है, मैं उनको थप्पड़ मारकर चुप करवा दूंगा। कमीनों, जो देती हैं चुपचाप पकड़ लो। फारिस ताशफीन के तासुरात देखते हुए जानबूझकर यूं बात को तूल दे रहा था, क्योंकि जब से जुगन ने ताशफीन का सवाल ही कजा पूरे के पूरे ताशफीन को इग्नोर किया था। ताशफीन खामोश खड़ा था। जुगन वहाँ से हट गई और इसरार अहमद के पास जाकर पूछने लगी, अब्बू,
اب وقت تو زیادہ ہے نہیں جو اچھے سے آرڈر دے کر نکی کے لیے کپڑے وغیرہ بنوائے جائیں. میں سوچ رہی ہوں سب ریڈی میڈ لے آؤں. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے بالکل ہی سادگی سے نکاح کر دیا ہے. نکاح کے لیے کسی ہوٹل میں انتظام کر لیتے ہیں. ان کی طرف جو بھی مہمان آئے ہیں وہ تو شریک ہوں گے ہی. ہم بھی اپنی طرف سے قریبی رشتہ داروں کو ولیمے پہ بلا لیں گے. نکاح چکے آ جائے تو بس خود ہی شامل ہو جاتے ہیں. اسرار احمد نے جگن کے سر پہ ہاتھ رکھا. جگن بیٹی، تم تو اخلاق کے لحاظ سے تاشفین کے قد سے بھی بڑی ہو. میرا اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ ہمیشہ دامن تنگ پڑے. تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم جو بہتر سمجھو کرو. ساتھ ہی انہوں نے تاشفین کو آواز دی جو اسی طرح خاموش سا آ کر دروازے میں کھڑا رک گیا تھا. جگن کو شاپنگ کے لیے پیسے دے دو اور ہوٹل وغیرہ کی بکنگ بھی کروا دو. کھانا وغیرہ بننے میں وقت لگتا ہے، ٹائم سے بک کروا. جو جگن کہے وہ سب ہونا چاہیے. جی بہتر. کسی میرج ہال کا ملنا تو مشکل ہے، ہوٹل میں ہی بک کروا لیتا ہوں. وہ اتنا کہہ کر پھر غائب ہو گیا، مگر اس کی آواز سنائی دی تھی جب فارس سے کہہ رہا تھا میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ. فارس نے آ کر جگن کو بتایا، ساتھ ہی جگن کا دیا سیٹ ابو کو دکھایا. انہوں نے حسب عادت بہت سی دعاؤں سے نوازا. جگن نے منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کیا اور فارس کے سنگ چلی آئی. اپنے کہے کے مطابق تاشفین گاڑی میں انتظار کر رہا تھا. فارس نے جگن کے لیے فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ وا کیا، مگر وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی. فارس خود ہی اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا. فارس، کیا تاشفین کا جانا ضروری ہے؟ شاپنگ تو ہم دونوں ہی کراتے. فارس نے سر گھما کر تاشفین کی جانب دیکھا جس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. فارس کو تسلی ہوئی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا تاشفین غصہ کرے گا، پر وہ کچھ بھی کہے یا ظاہر کیے بغیر گاڑی بازار میں سے نکالنے لگا. سڑک پہ آتے ہی دھیمی آواز میں فارس کو مخاطب کیا، اپنی آنکھیں سائڈ میرر اور بیک ویو پہ رکھنا، کچھ بھی عجیب لگے تو فوراً بتانا. فارس نے سر اس بات میں ہلا دیا. آواز اتنی کم تھی جگن چاہ کر بھی نہ سمجھ سکی کہ اس نے کیا کہا ہے. پھر خود کو ڈانٹ دیا، مجھے کیا پڑی جاننے کی، میری بلا سے جو مرضی کہتا پھرے. تاشفین نے بیک ویو میرر میں دیکھا اور بتایا، بیگم صاحبہ خیال رہے کہ ہم صرف ایک بوتیک پہ جائیں گے اور ساری خرید و فروخت وہیں سے ہوگی. جگن طنزیہ بولی، اچھا بوتیک پہ جوتے کاسمیٹکس وغیرہ بھی مل جاتے ہوں گے؟ جی اور بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. تبھی جگن کی نظر سامنے اٹھی تھی اور اس کو دیکھ کر تاشفین نے آنکھ ماری تھی. جگن کو تو آگ ہی لگ گئی. تڑک کر فارس کو بولی، فارس اپنے بھائی کو بولو اپنی حد میں رہے، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا. بھائی کیا کہا ہے؟ تمہارے سامنے ہی ہے. میں نے تو بس یہی کہا ہے جس بوتیک پہ لے جا رہا ہوں وہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے. اس میں فری ہونے والا کون سا جملہ ہے؟ میری باتوں پہ تو ایویں غصہ کھا رہی ہے. اتنا معصوم بننے کی ایکٹنگ کسی اور کے سامنے جا کر کرے تاشفین صاحب. مجھے چیپ حرکتیں کرتے لوگ زہر لگتے ہیں. ہاں تو مجبوری میں انسان زہر ہی پیتا ہے. فارس گاڑی رکوا، مجھے اس شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے. یار کیا تم لوگ بچوں کی طرح رویہ رکھے ہوئے ہو؟ بھائی میرے تو بیوی پہ مسلسل لائن جو مار رہا ہے، ایک ہی دفعہ اپنے کیے کہ معافی مانگ کر اس کو منا کیوں نہیں لیتا؟ اور آپ اس کو اتنی توجہ کیوں دے رہی ہے؟ بھاڑ میں جائے یہ شخص، آپ اس کو بھول کر آگے بڑھیے. فارس ڈانٹ کر خاموش ہو گیا. تاشفین کو لگا جیسے وہ دیکھ رہی ہے. شیشے میں دیکھتے اس کے شک کی تصدیق ہو گئی. ہلکی نم آنکھوں سے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی. تاشفین کا پیر سیدھا بریک پہ کیا مگر جلدی ہٹا لیا. گاڑی نے جھٹکا کھایا. فارس نے تعجب سے بڑے بھائی کو دیکھا، کیا کر رہے ہو؟ مگر تاشفین نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی دوبارہ نظر اٹھائی. بوتیک پہ بھی زیادہ وقت باہر اپنے فون پہ مصروف رہا. فارس اور جگن شاپنگ کرتے رہے. فارس یہ والا رنگ پہن کر آؤ، رات کا فنکشن ہے، میرے خیال میں یہ رنگ اچھا لگے گا نگی کا، اس سے میچنگ لے لیتے ہیں. 6 رنگ پہن چکا ہوں، کوئی ایک تو فائنل کریں. یہ والی ٹرائی کرو، مجھے لگتا ہے یہ سب سے اچھی لگے گی. فارس سلور شیروانی لے کر چینجنگ روم میں چلا گیا. جگن نگی کے جوڑے پہ فارس کی پگڑی رکھ کر رنگ دیکھ رہی تھی. کب تاشفین اندر آیا. ہوٹل والے پوچھ رہے ہیں کتنے میز ہوں گے. میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ بات تو آپ یا ابو بہتر جانتے ہوں گے. کیا تمہاری ان دنوں حارث سے بات ہوئی ہے؟ نہیں، کیوں؟ جگن کو تاشفین کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آئے. وہ کہیں لائن پہ نہیں مل رہا ہے اور میں اس کی بیوی کے منہ نہیں لگنا چاہتا. کیا تم اپنے ڈیڈ کو کال کر کے حارث کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتی ہو؟ اس کے عملے کا کہنا ہے کہ وہ بزنس کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا ہے. اس کے گھر سے بھی یہی کہا گیا تھا. اپنے ڈیڈ سے پوچھو آخری دفعہ ان کی حارث سے کب بات ہوئی تھی. کیا ابھی کال کروں یا گھر جا کر؟ ابھی کر لو. اپنے ڈیڈ کو میری طرف سے فارس کے نکاح کی تقریب میں انوائٹ بھی کر دینا. اوہ ہاؤ سویٹ. کیا کہوں. ہیلو ڈیڈ. اپنا داماد یاد ہے آپ کو جس کے لیے میں کسی کو خاطر میں نہ لائی؟ اس نے آپ کی بیٹی کو 3 دفعہ ہی طلاق دے دینی تھی، جسے آپ کی بیٹی نے بیچ میں ٹپک کر 2 تک کی روک دیا. اب وہی داماد آپ کو اپنے گھر انوائٹ کر رہا ہے. ضرور آئیے گا. کیا یہ کہوں؟ چلو یہ تو مان گئی ہو نا کہ 3 بار طلاق دے رہا تھا پر 2 بار ہی دی ہے.
ना, इस खुशफहमी में मत रहिएगा। शरीयत में तो तलाक के लिए मुख्तलिफ शर्तें हैं। एक तलाक हुई, दो हुई या मुकम्मल तलाक हो गई, मगर दिल की सल्तनत में हाथ पकड़कर निकालना नहीं पड़ता। महबूब एक उकताई हुई नज़रिए आप पर डाल दे तो दिल मर जाता है। तुमने कह दिया, जुगन को छोड़ा। अब 3 बार पूरा कहो या ना कहो, जुगन ने तो तुम्हें छोड़ दिया है। कैसा लग रहा हूँ? फारिस की आवाज़ ने ताशफीन को सोच से निकाला। पढ़ के फारिस को देखा, जबकि जुगन जब बोली तो लहजे से कुछ लम्हे पहले वाला लातल की मफकूद थी। माशाल्लाह, सदके जाओ, मेरा भाई कैसा शानदार दूल्हा बना है। ये पगड़ी भी पहनूं? उसने आगे बढ़कर पंजों के बल खड़ी होकर पगड़ी फारिस के सर पे जमा दी। मुड़े बगैर ताशफीन से पूछा, क्या ख्याल है, ये रंग फारिस पे जच है? ताशफीन देख बीवी को रहा था और जवाब फारिस के बारे में था। हाँ, ठीक लग रहा है। तुम्हारी मम्मी ने ठीक कहा था, तुम्हें सैलून का चक्कर लगाना चाहिए। मेरे साथ था। उसने जुगन का हाथ पकड़कर अपने साथ खींचा। उसके एहतजाज को ज़रा खातिर में न लाया। वो फारिस को अपना वॉलेट थमाते हुए बोला, सामान पैक करवा कर पेमेंट करो। हम लोग निचली मंजिल पे मौजूद सैलून पे हैं, बाहर कैफ़े में इंतज़ार करना। फारिस ने वॉलेट थाम लिया और ताशफीन उसको साथ लिए बाहर निकल आया। इंसान के पास थोड़ी सी तहजीब होना तो इस तरह की हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। किस तरह की हरकत की बात कर रही हो? इस तरह अपनी चलाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? यही कि मुझे तुम्हारा पॉप कट याद आता है, वही दिलाने ले जा रहा हूँ। जुगन ने अपना पूरा जोर लगाकर बाजू खींचा। मैं बाल नहीं कटवा रही हूँ। ताशफीन ने कदम रोके संजीदा नज़रों से उसको देखा। कुछ पल रश भरे मॉल में आते जाते लोगों के दरमियान साकित खड़ा रहा, फिर अचानक जुगन का हाथ छोड़ दिया और कुछ भी कहे बगैर लंबे लंबे डग भरता भीड़ का हिस्सा बनकर जुगन की नज़रों से ओझल हो गया। जब तक वो काली शलवार कमीज़ में ऊंचे कद वाला नज़र आता रहा, वो देखती रही। बाद में उसको ढूंढती भी रही, मगर वो नज़र नहीं आया। वो मरे मरे कदमों से सैलून तक आई। तमाम मेहमान पहुंच चुके थे। 6 बजे का वक्त था, मगर मेज़बान गधे के सर से सींग की तरह गायब था। हसीब मेहमानों को भी देख रहा था और बार बार दरवाजे की जानिब भी नज़र जा रही थी, जहां फारिस फ़ोन हाथ में लिए खड़ा था। अब की दफ़ा लड़का नहीं भागा है, बल्कि उसका बड़ा भाई भाग गया है। जुगन ने दुल्हन बनी निकी के कंधे पे एक हाथ रसीद किया। चुप कर जाओ, क्यों लिपस्टिक ख़राब करने पर तुली हुई हो? जुगन, क्या था जो तुम मेरे भाई की ख्वाहिश का एहतराम करते उसके साथ बाल कटवाने चली जाती हैं? आखिर बुराई ही क्या थी? देखिए, तुम्हारे साथ कोई बात करना सरासर अहमकाना फैसला है। नहीं, बंदा पूछे, अगर ताशफीन की बात इतनी ही बुरी लगी थी तो उसकी ख्वाहिश पूरी क्यों करके आई हो? बाल तो तुमने कटवा ही लिए। क्या था जो मेरे भाई की अमराही जाकर कटवाती? उस बेचारे का भी दिल रह जाता। तुमने चुप नहीं करना है, मैं ही यहाँ से उठ जाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। हया की कमी देखो कि दुल्हन में है। पूरे 15,000 का मेकअप मैंने करवाया है और अवाम की सारे हॉल की नज़रें तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं। तुम मेरे पास से उठोगी तो किसी को मैं गरीबनी नज़र आऊँगी, मगर फिर मामू का ख्याल आ जाता है। देखो ज़रा कैसे शफकत से अपनी बहुओं को देख रहे हैं। काश हमारी जेठानी भी रंग में भंग डालने को मौजूद होती। सिर्फ इसलिए मैंने चुपचाप शादी को हाँ कर दी कि ताशफीन भाई ने फैसला सुनाया था, वरना अलमास के देवर से शादी करने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचे। संजीदा बात होने के बावजूद जुगन की हंसी निकल गई। पूरे जोश से हंस रही थी जब अंदर आते अफराद नज़र के सामने आए। हंसी एकदम रुक गई। ताशफीन पीछे था, मेहमानों से हाथ मिलाता माजरत करता आ रहा था। आगे जुगन के डैड थे और उनके बराबर में बाज की उंगली थामे महा आ रही थी। जुगन से अपनी खुशी छुपाई न गई। उठकर भांजी के इस्तकबाल को आगे बढ़ी। महा भागती हुई जाकर उससे चिमट आई। आनी, मैंने आपको बहुत सारा मिस किया था। मेरी जान, जब मिस किया तो मिलने क्यों ना आई? तुम्हारे डैडी को मैंने कई दफ़ा बोला कि तुम लोगों को लेकर आए। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ अपने दादा अबू से मिलो। वो महा को लेकर इसरार अहमद के पास आए, जो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम दादा अबू। इसरार अहमद एकदम से इतना शौक हुए कि फौरी तौर पे जवाब न दे सके। महा ने उनको जप्फी डाली और उनके दाढ़ी मुबारक वाले गाल पे बोसा दिया। मेरी गुड़िया आई है, आज वाकई मेरे लिए खुशी का दिन है। दादा अबू, नाना जान भी आए हैं। तब तक वो खुद भी इसरार अहमद तक पहुंच चुके थे। दोनों ने हाथ मिलाया। सेठ साहब ने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया, जुगन को साथ लगाकर प्यार किया और वही उनके पास ही खाली सीट पे बैठ गए। अपने डैड को सामने देखकर उसकी आंखें यूं ही भरने को तैयार हो गई। गले में फंदा सा टकता महसूस होने लगा। वो अभी आई का बहाना बनाती वहाँ से हटी। स्टेज की पिछली साइड पे जाते हुए हाथ में पकड़े टिश्यू के साथ मस्कारा और लाइनर बचाते हुए आंख में आई नमी साफ कर रही थी। जब वो सामने आकर रुक गया, जुगन ने उकताहट से सर उठाकर उसके चेहरे को देखा। वो समझी कोई और है, पर ताशफीन को देखकर दुख और भी सवा हो गया। उसने दोपहर वाला काला शलवार सूट पहन रखा था, बस इजाफा उस ब्राउन मफलर का था जिसको गर्दन के गिर लपेटा हुआ था। आगे से हटिए, क्या तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ? खबरदार जो एक लफ्ज़ भी बोला तो यही सबके सामने फूट फूट कर रो दूंगी।
एक मोटा सा आंसू टूट कर गिर गया। जुगन की हॉल की जानिब पूछ थी और ताशफीन का उस जानिब चेहरा था। उसने सारे हॉल पे निगाह डाली और फिर अपने सामने सर झुकाए खड़ी आंसू पीती जुगन को देखा। अपनी कमीज की साइड वाली जेब में हाथ डाला और एक पैकेट निकाल कर जुगन के हाथ पे रख दिया। जुगन ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना हुआ था जिस पे गोल्डन काम था। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। जुगन ने आहिस्तगी से अपने हाथ की हथेली खोली। पैकेट के अंदर से सुर्ख पत्तियों ने झांक कर सलाम किया। ये सब चोंचले मेरे दिल पे लगी चोट मिटा नहीं सकेंगे, इसलिए अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें तो बेहतर होगा। उसने पूरे एतमाद से ताशफीन की आंखों में देख कर कहा और पैकेट उसी की हथेली पे पटक कर वापस मुड़ गई। ये अलग बात के बाकी का सारा वक्त वो फूल आंखों के सामने से हटे नहीं। निकाह हुआ आया। फारिस और निग्गी दोनों स्टेज पे एक साथ बैठे हुए थे। निग्गी की भाभी ने उसके दुपट्टे के ऊपर चादर डालकर घूंघट निकाल दिया। जब मौलवी साहब निकाह पढ़वाने लगे, निक्की जी उंगली खड़ी करते हुए बोली, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? अब गिर्द खड़ी सारी अवाम हक्का बक्का। आखिर कौन सी बात थी जो इंतज़ार ना हुआ? पुप्पी ने तो डांट भी दिया मगर निग्गी फिर निग्गी थी। अम्मा डांट कर चुप करवा लेने के दिन गए। अब आपकी बेटी की शादी हो रही है। जो कहना चाहती हूँ कहे बगैर नहीं रहूँगी। बस ताशफीन भाई को सामने लाइए। फारिस ने काली शलवार के साथ सिल्वर शेरवानी पहनी हुई थी जिसके ऊपर काली ही वास्किट थी। पहलू बदल कर बुड़बुड़ाया, इस दिन भी इस औरत की ज़बान काबू से बाहर है। अल्लाह मेरे हाल पे रहम करे। ताशफीन वहीं मौजूद था, बोला, निगी मैं सुन रहा हूँ, जो कहना है कहो। सबसे पहली बात यह है कि मुझे एक तलाक का हक बतौर मलकियत चाहिए। लो जी, इस पे भी अपने भाई का असर हो गया। निकाह अभी हुआ नहीं, तलाक का शौक पहले जाग गया। फारिस की बात पे निग्गी ने रख कर उसकी पसलियों में कुहनी मारी। चुप नहीं कर सकते? जी बेगम साहिबा, मुंह में घूंघियाँ डालकर बैठ जाता हूँ, आप बकें। मौलवी साहब इस मामले की शरई जवाज़ को जहन में रखकर मुतमईन अंदाज में सबके मुंह देख रहे थे। पुप्पी का बस नहीं चल रहा था, वरना जूता उठाने को हाथ बेकरार हो रहे थे। निक्की बदतमीज़ कैसी बातें कर रही है, चुप करके निकाह करवा। अम्मा मुझे इल्म था तुम यूं ही मुझे डांट पिलाकर चुप करवा दोगी, इसीलिए इस वक्त का इंतखाब किया। और ताशफीन भाई मेरी शराइत रद्द नहीं करेंगे। जो मांग रही हूँ ये मेरा हक है। क्यों इसरार मामू, मैं कुछ गलत मांग रही हूँ? नहीं बेटी, तुम्हारा हक है। जो तुम्हारी शराइत हैं बोलो, मैं कोशिश करूँगा पूरी हूँ। मैं सिर्फ 2 शराइत हैं। पहली शर्त यह कि तलाक का हक मिले। दूसरी शर्त यह है निकाह के फॉर्म पे लिख के कि अगर कल को फारिस मुझे छोड़ता है तो इसको मुझे 50 लाख रुपया देना होगा। हक महर चाहे तो कम से कम शरई मिकदार रख ले, मगर मुझसे अलहदगी की सूरत में इसको ये रकम मुझे देना होगी। फारिस ने ताशफीन को देखकर कुसने देने के अंदाज में दुआई दी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ये लड़की शादी नहीं करवा रही, कुर्बानी का बकरा खरीद रही है। हाय अब्बू जी, मुझे बचा लें। फारिस की एक्टिंग पे वहाँ हंसी के फवारे फूट गए, जबकि ताशफीन बोला, मौलवी साहब आप फॉर्म फिल करें। जो हमारी बहन कह रही है हमें मंजूर है। मौलवी साहब बोले, क्या दूल्हे को भी मंजूर है? फारिस मसनूई और नज़र न आने वाले आंसू साफ करते हुए असबात में मुनमुनाया, जी मौलवी जी। जुगन आपा देख रही हैं आप इस शातिर के काम? जुगन ने मुस्कुराते हुए निग्गी को दाद दी। निग्गी तुमने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है। उसके बाद पे फारिस फट से बोला, मुझे भी ऐसा ही मुजाहरा करना चाहिए। अगर इसने मुझे छोड़ा तो इसको 1 करोड़ रुपया मुझे देना होगा। दोनों ने आज तक 10 लाख एक साथ देखा नहीं है और बातें हो रही करोड़ों की। हसीब की बात में फिर से हंसी जागी। फुप्पी इंतहाई शर्मिंदगी के साथ आंसू पूंछते हुए कह रही थी, जुगन और ताशफीन मैं तुम लोगों से शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी यूँ सारे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत करवा रही है। ताशफीन ने जेब में लगा पेन उतारा और ख़ुद फॉर्म की शराइत वाले खाने पुर कर दिए। निकाह होते मुबारक सलामत का शोर उठा। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया, जिसके बाद ज़्यादातर मेहमान तो चले गए, बस अपने घर वाले ही रह गए। 2 फोटोग्राफर धड़ाधड़ तस्वीरें लेने में मसरूफ़ थे। बड़े भाई भाभी की बारी आई। जुगन ने टालना चाहा मगर कामयाबी न हो सकी। बाकी सबके साथ उसने बड़ी खुशी से तस्वीरें बनवाई थी, मगर अब बददिली से ताशफीन के पहलू में खड़ी हुई थी। सर अपना बाजू मैम की कमर में डालिए। कोई और वक्त होता तो ताशफीन फोटोग्राफर को इस गुस्ताखी पे उसकी खबर ले डालता, मगर इस वक्त फोटोग्राफर का कहना ताशफीन को अपने दिल की आवाज़ लगी थी, इसलिए फौरी अमल किया। जुगन उसका हाथ न झटक सकी, मगर उसके बाजू पे पूरे ज़ोर से चुटकी ले डाली थी। माँ अपने नाना के साथ वापस जा चुकी थी, क्योंकि माँ को बताए बगैर आई हुई थी, इसलिए जल्दी चली गई। उसके चाचू लोग इतने में ही बड़े खुश थे। अब्बास तो सारा वक्त उसको अपने साथ लिए बैठा, न जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुनाता रहा। घर जाने की बारी आई तो जुगन ने कहा,
فارس اور نگی کو الگ گاڑی پہ جانے دیں، تم دونوں گھوم پھر کر گھر آنا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ بظاہر بول وہ فارس اور نگی سے رہی تھی، مگر جس کو سنا رہی تھی جواب اسی نے دیا۔ اس وقت کوئی بھی کہیں سیر سپاٹے پہ نہیں نکل رہا ہے، سیدھا گھر چلو۔ چگن نے بحث کے ارادے سے تاشفین کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، اگر تھوڑا وقت ساتھ گزارنا چاہے تو حرج ہی کیا ہے؟ ساتھ وقت گزارنے کو ساری عمر پڑی ہے، اور میں ساتھ وقت گزارنے پہ پابندی نہیں لگا رہا۔ بس گھر سے باہر رکنے کا موقع اچھا نہیں ہے، کسی اور وقت چلے جائیں۔ اب جلدی کرو، بیٹھو گاڑی میں، پہلے ہی 11:30 ہو گئے ہیں۔ میری کوشش تھی 9 بجے تک فنکشن ختم ہو جائے۔ اس نے اپنی گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ حسیب ایک ہی کیری ڈبہ کرائے پہ لے آیا تھا، سارے اسی میں بیٹھ گئے سوائے تاشفین کے، وہ موٹر سائیکل پہ تھا۔ چگن کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، جہاں لوگ اس کو مارنے کو پھر رہے ہیں یہ اتنے مزے سے موٹر سائیکل پہ کیسے جا سکتا ہے؟ چگن نے حسیب سے کہا، اپنے بھائی سے کہو گاڑی میں بیٹھے۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور چونکہ وہ قریب ہی کھڑا تھا اس لیے براہ راست آواز پہنچ گئی۔ تاشفین اس کی جانب دیکھ کر بڑی دلکشی سے مسکرایا اور بولا، مجھے ضروری کام سے نہ جانا ہوتا تو تمہیں ضرور آفر کرتا کہ تم میرے ساتھ سفر کر سکتی ہو۔ جن کی شادی ہوئی ہے اگر ان کا کہیں جانا منع ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی اصول ہونے چاہیے۔ وہ ایک دفعہ پھر مسکرایا اور سر کھڑکی کے قریب کیا۔ چگن بے اختیار پیچھے کو ہوئی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ بلا جھجک بولو کہ تاشفین اسرار، رات کے وقت اکیلے یوں موٹر سائیکل پہ کہیں مت جاؤ، تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ چگن جیسے مسمرائزڈ بیٹھی تھی، صرف تھوک نکل سکی، کچھ بولا نہ گیا۔ وہ خود ہی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، کل شاہ رخ کے کیس کی پیشی ہے، اسی سلسلے میں ضروری انتظامات کروانے جا رہا ہوں۔ تبادلے کے آرڈر پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے میری مراعات واپس لی جا سکتی ہیں۔ جب تک وہاں رپورٹ نہیں کروں گا نوکری سے چھٹی پر ہو سکتا ہے کل کے بعد مجھے پکی چھٹی کروا دی جائے۔ چلتا ہوں اور میں اکیلا نہیں ہوں، تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب سے آنے والی ٹریفک پہ نظر رکھ کر جیسے ہی راہ ملی وہ اسپیڈ سے نکل گیا۔ چگن نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور جو بھی دعائیں آتی پڑھ کر غائبانہ ہی اس پر پھونک دی۔ جب وہ آنکھیں بند کر کے پھونک ماری تھی نگی نے دیکھ لیا اور بولی، یہ محبت بھی کیا چیز ہے یار، ایک ہی وقت میں اپنے اندر کتنے رنگ رکھتی ہے۔ چگن گہری سانس بھر کر نظر چرا گئی، نگی سے اس کا انکار کیسے کرتی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔